बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम अपने कूलम लॉ का जो अगला पोर्शन रहता था उसको स्टडी करेंगे और इस पोर्शन के अंदर हमने उस कूलम फोर्स की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है उसको करना है कि अगर हम वेक्टर्स के अंदर उसको रिप्रेजेंट करें तो किस तरीके से उसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है वो होगी। तो आइए उसकी वेक्टर फॉर्म को स्टडी करते हैं। वेक्टर फॉर्म जैसे कि बेटे आप लोगों को ये चीज़ अच्छे तरीके से मालूम है कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इस की एक डायरेक्शन लाजमी होती है। तो उस डायरेक्शन को अब हमने जानते हुए उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना है कि किस तरीके से उस फोर्स की डायरेक्शन जो कि दो चार्जेस के दरमियान में फोर्स होगी उसकी डायरेक्शन किस सिमत में होगी। तो आइए पहली बात जानते हैं कि अगर हमारे पास दो चार्जेस होंगे, वन इज Q1 एंड अनदर वन इज Q2, इनको आपस में मिलाने वाली जो लाइन है वो r डिस्टेंस पर ये दोनों चार्जेस मौजूद हैं। जो लाइन इन दो चार्जेस को मिला रही है, चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो बिटवीन ऑपोजिटली चार्जेस, चाहे फोर्स ऑफ रिपल्शन हो बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, ये फोर्स इसी लाइन के ऊपर ही रहेगी। तो एक चीज तो कंफर्म है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस उस लाइन के ऊपर है जिस लाइन ने इन दोनों चार्जेस को आपस में मिलाना। तो हमारे लिए फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो पहला पॉइंट हमारी हेल्प करेगा वो यही करेगा कि फोर्स किसी और सिमत में नहीं होगी बल्कि ये उसी लाइन के ऊपर रहेगी जिस लाइन ने इन दो चार्जेस को मिलाना। अब उस लाइन के ऊपर इट आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन, ये दो ही डायरेक्शन जो हैं वो बचती हैं इसकी जो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस है। अब अगर ये दो ही डायरेक्शन है तो आइए हम इन दो चार्जेस के लिहाज से इसकी डायरेक्शन को निकालते हैं। तो मैं कहता हूं एक फोर्स वो है जो चार्ज Q1 पर लगती है Q2 की वजह से। तो इसको मैं लिखते हुए फोर्स लिखता हूं F12, इसको लिखते हैं हम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। इसी तरह एक फोर्स है जिसको F21 लिखा जाता है। ये वो फोर्स है, फोर्स ऑन Q2 चार्ज ड्यू टू Q1। Q1 के ऊपर एक फोर्स लगेगी जो Q2 लगाएगा, इसी तरह Q2 पर एक फोर्स लगेगी जो Q1 लगा रहा होगा। ये दो फोर्सेस जो हैं हम इसके अंदर ऑब्जर्व करते हैं, पहले चार्ज पर लगने वाली फोर्स और दूसरे चार्ज पर लगने वाली फोर्स। अब इनमें फर्क ये है कि इनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है। कैसे भला? मसलन Q1 और Q2 दो सिमिलर चार्जेस हैं तो फोर्स तो उसी लाइन पर लगनी है जिस लाइन ने इन दोनों को आपस में मिलाना है। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबल ये है कि ये रिपल्शन फोर्स की वजह से इस लाइन के ऊपर रहते हुए दूर जाना शुरू कर देंगे। अगर यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, फोर्स इसी लाइन पर होगी लेकिन ये चार्जेस को करीब लेके आएगी तो वो चार्जेस उसी लाइन पर एक दूसरे के करीब आते जाएंगे। अब यहां पर जज करने वाली बात यह है, पहले चार्ज की हम बात करते हैं जो फोर्स F12 है। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 वो किस तरह की होगी? हम कहते हैं कि आइदर इट इज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। पहले हम रिपल्सिव की बात करते हैं
कि अगर ये रिपेल हो जो चार्ज Q2 है तो ये किधर को जाएगा। फोर्स F12, इस फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं, दैट इज R12 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर represent direction of force F12। F12 को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर कहेंगे उसे आप R12 यूनिट वेक्टर कहेंगे। इसी तरह एक यूनिट वेक्टर है R21। यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21। F21 फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट वेक्टर होगा उसे R21 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम इन दोनों की डायरेक्शन को देख लेते हैं। तो मैं पहले की डायरेक्शन को बताता हूं कि F12 यानी फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो हम ये चार्ज, मैं इन दोनों को पॉजिटिव कंसिडर कर लेता हूं, पहले पॉजिटिव कर लेते हैं फिर ऑपोजिट भी करके देख लेंगे। अब ये चार्ज किस तरफ मूव करेगा, अगर ये दोनों रिपल्सिव इसी लाइन के ऊपर इस सिमत में जा रहा होगा तो मैं इसी लाइन के ऊपर इस सिमत में एक एरो लगाता हूं और इस एरो को कह देता हूं ये यूनिट वेक्टर 1 2 यूनिट वेक्टर। यही डायग्राम मैं दोबारा बनाता हूं कि एक चार्ज Q1 ये R डिस्टेंस पर है दूसरे चार्ज Q2 से। अब हम F21 वेक्टर यानी फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 देखना चाहते हैं तो R2 यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन देखनी होगी। अब ये फिर दोनों पॉजिटिव इन नेचर है तो रिपेल करेंगे, तो इसी लाइन के ऊपर ये वाला चार्ज जो है वो मूव कर जाएगा। तो हम इसकी डायरेक्शन R21 के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये तो था कि अगर दो सिमिलर चार्जेस हो, रिपल्शन की फोर्स हो, तो दोनों चार्जेस अवे मूव करेंगे और अवे मूव करते हुए उनके जो यूनिट वेक्टर जो उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो उसी लाइन पर एक दूसरे से दूर जा रहे हों। बेटा अगर हम इन दोनों यूनिट वेक्टर्स की बात करें तो यूनिट वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होती है, तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड तो सेम होगी। फर्क किसका है, गौर कीजिए, फर्क है इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो अगर इन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो हम इनके दरमियान में रिलेशन लिखते हुए ये लिख सकते हैं कि R12 यूनिट वेक्टर इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन टू द R21 यूनिट वेक्टर के। तो विद नेगेटिव साइन हमने लिख दिया। ये रिलेशन आ गया फ्रॉम द फिगर, फ्रॉम अबव फिगर। ये मैंने ऊपर वाली फिगर से ये रिलेशन जो है वो निकाल लिया। अब मैं चलता हूं इसकी मैग्नीट्यूड की तरफ कि मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी निकाल ली जाए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले हम F12 की मैग्नीट्यूड निकालते हैं और उसको डायरेक्ट वेक्टर शेप में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ये किसके बराबर आएगा। अब हमें अच्छे तरीके से मालूम है कि फोर्स हमेशा दो चार्जेस के दरमियान में होती है और वो चार्जेस की मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होगी। तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है। Q1 पहला चार्ज, दूसरे चार्ज के प्रोडक्ट, पहला चार्ज जिस पर फोर्स लगनी है उसका दूसरे की मैग्नीट्यूड के साथ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस के स्क्वायर के, ये हमारे पास स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम है। अगर हम इसके ऊपर वेक्टर का निशान डालेंगे तो हम इधर यूनिट वेक्टर लिखेंगे
1 2 यूनिट वेक्टर. This is the formula for force on charge 1 due to charge 2 and it is expressed in equation 1. फिर हम दूसरी की तरफ चलते हैं कि फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 ये कैसे निकालें. इसको निकालने की खातिर हम करते हैं F21 डेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. एप्सिलॉन नॉट होगी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. अब Q2 मल्टीप्लाइड बाय Q1 तो ये भी वही होगा Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम R स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर R21 आ जाएगा. R21 यूनिट वेक्टर. दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 आ जाएगा. इन दोनों रिलेशनशिप से हमें फोर्स की वैल्यू जो वेक्टर शेप के अंदर रिप्रेजेंट करनी है वो हमें मिल जाती है. अब हम अगर ऊपर जो रिलेशन निकाला है R12 और 21 उसमें देखें R12 की जगह आप लिख सकते हैं नेगेटिव R21. ठीक है, तो उससे R12 यहां पे आ रहा है पहली इक्वेशन में. तो हम पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट करें F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू नेगेटिव R21 लिख दिया. हालांकि होना ऐसे चाहिए था कि अगर मैंने फोर्स F12 है लिखी तो यहां पे भी R12 आना चाहिए, लेकिन मैंने उसके साथ नेगेटिव साइन लगाया. R12 ये नेगेटिव R21 के बराबर है तो इसलिए वहां पे वो लिख दिया. यहां पे उसकी रीजनल फॉर्म है. यहां पे F12 है तो R12, F21 है तो R21 आ जाए, लेकिन वहां पे मैंने इसको इन्वर्ट करके लिख दिया. अब वो नेगेटिव साइन अगर हम बाहर ले आए तो हमारे पास यही इक्वेशन लिखी जाएगी नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर और इधर फोर्स आ जाएगी F21 वेक्टर. ये फोर्स इस तरफ लिखी जाएगी. अब हम देखें तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट में मैं टर्म लिख रहा हूं दिस इज एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ इक्वेशन 2 यानी F21 की है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R21 और इधर हम इसमें लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर. इसकी जगह मैंने ये लिख दिया और नेगेटिव साइन एज इट इज ये. दिस इक्वेशन गिव्स एन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस आर्टिकल. वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि चाहे फोर्स पहला चार्ज दूसरे पर लगाए या दूसरा चार्ज पहले पे लगाए बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन अमाउंट. इसी वजह से हम इसको म्यूचुअल फोर्स का नाम देते थे कि दोनों चार्जेस बराबर मैग्नीट्यूड की फोर्स लगाएंगे. आपको याद होगा पिछले ही लेक्चर के अंदर मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस. यानी 2 कूलम वाला, वहां पे मैंने 2 और 10 की एग्जांपल ली थी, 2 कूलम वाला जितनी फोर्स लगाएगा उतनी ही 10 वाला लगाएगा. तो इस चीज को मैथमेटिकली यहां पे हमने आके प्रूव कर दिया, लेकिन उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होगी जिसको नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया था. अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमारे पास ये दो सिमिलर नेचर के यानी पॉजिटिव चार्जेस के लिए है तो इस वजह से R12 और 21 एक दूसरे के ऑपोजिट आए थे तो फोर्सेस ऑपोजिट आ गई, यानी एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में ये फोर्सेस हैं. अगर दो ऑपोजिट चार्जेस हों तो फिर क्या होगा? अगर ये दो ऑपोजिट चार्जेस हों फोर्स इसी लाइन पर रहेगी. मसलन ये चार्जेस ये Q1 ये Q2 तो ये दोनों ने एक दूसरे की तरफ मूव करना है. अब देखें तो Q1 के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की सिमत में और Q2 पर जो लग रही है
वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की सीमत में, तो अभी भी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो बेशक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, बेशक फोर्स ऑफ रिपल्शन हो, ये फोर्सेस एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही कंसिडर होंगी और मैग्नीट्यूड में ये दोनों फोर्सेस F21 और F12 ये इक्वल कंसिडर की जाएंगी। ठीक है, ये हमारे आर्टिकल के अंदर ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया जो यहां पे मैं लिख भी लेता हूं कि द म्यूचुअल फोर्स बिटवीन two charges are in the direction on line joining two charges. Both forces मैं म्यूचुअल फोर्स को ही कह रहा हूं, यानी F12 और F21 इक्वल इन अमाउंट बट ऑपोजिट in direction on line joining them. जो लाइन उन दोनों को ज्वाइन कर रही है उसी लाइन के ऊपर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर ये वाली जो फोर्सेस है वो पाई जाती हैं। जी, तो अब हम इसके ऊपर मीडियम का इफेक्ट जो है उसको जानते हैं कि वो किस तरह से असरअंदाज होता है। मीडियम का इफेक्ट लास्ट टाइम मैंने एक लफ्ज़ के साथ आपको इंट्रोड्यूस किया था कि एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। उसको यूं समझ लीजिए कि एयर या वैक्यूम एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक फोर्स जाने के रास्ते में जो रुकावट डालती है उसको आप परमिटिविटी का नाम देते हैं। लेकिन अगर एयर या वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम इस्तेमाल करें, यानी इंसुलेटर को इस्तेमाल कर लेते हैं, तो फिर क्या होगा? उस वक्त वो परमिटिविटी किस तरह से असरअंदाज करेगी? आया कि मीडियम इंटर करने से, यानी इंसुलेटर इंटर करने से आपकी फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इंक्रीज होगी या कि डिक्रीज होगी, या उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो आइए बेटे हम इफेक्ट ऑफ मीडियम को जानते हैं। इफेक्ट ऑफ मीडियम। When you insert a dielectric medium, इसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी बोलते हैं और इंसुलेटर का नाम भी दे देते हैं, यानी डाइलेक्ट्रिक को ही इंसुलेटर भी आप कह सकते हैं। तो जब वो इंसर्ट करते हैं तो फोर्स विल बी डिक्रीज्ड when dielectric medium insert between two charges then फोर्स विल बी डिक्रीज्ड। अब वो कितनी डिक्रीज करेगी, इस चीज का आंसर हम एंड पे जाके निकालेंगे कि वो वैल्यू कितनी होगी जितनी से इंक्रीज करे डिक्रीज कर जाए। आइए हम उस फोर्स की वैल्यू लिखते हैं। आपको याद होगा कि हम लिखा करते थे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये फार्मूला अब आपको कभी भी नहीं भूलेगा, और अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इधर R यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, अगर आप कोई दूसरा मीडियम ऐड करेंगे तो फिर हमें डेफिनेटली उस मीडियम की परमिटिविटी ऐड करनी चाहिए। डेट सिंपल। मसलन अगर आप फ्री स्पेस में दो चार्जेस रखे हैं, वैक्यूम है या एयर के अंदर दो चार्जेस रखे हैं, तो उसकी परमिटिविटी यूज कर रहे हैं।
अगर आप मीडियम कोई और रखते हैं, मसलन आप वही चार्जेस वाटर के अंदर, ग्लिसरीन के अंदर, या ग्रीस के अंदर, पेट्रोल के अंदर, या किसी और जगह पर कोई और मीडियम इसके अलावा होगा वो इंसर्ट कर देंगे या उसके अंदर चार्जेस को रखेंगे, तो वहां पर उस मीडियम की परमिटिविटी इस्तेमाल करेंगे। अब फिर हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट की बजाय सिंपल एप्सिलॉन रह जाएगा और इस चीज को बोलेंगे परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, कि उस मीडियम की जो परमिटिविटी है वो हम लिख देंगे। अब हर मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू मैंने लास्ट टाइम आपको याद करना सिखाई थी, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 थी पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हर मीडियम की परमिटिविटी याद रखना मुश्किल है, तो उसके लिए फिर हम एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है कि जैसे आप फर्ज करें कि आपने एक स्टैंडर्ड कायम कर लिया मापने का, वो ये है कि अगर हम डेली पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी रूटीन में फूड देखें तो लेट्स सपोज के एवरेज फूड जो डेली खाया जाता है वो 1 kg है या 2 kg है, ये 2 kg अब रेफरेंस हो गया। अब इससे ज्यादा खाने वाले उसकी सेहत पर क्या असर होगा, इससे कम खाने वाले उसकी सेहत पर क्या असर होगा, ये अब रेफरेंस पॉइंट आ गया। ठीक है, इसी तरह हमारी इस स्टडी के अंदर हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को रेफरेंस मान लेते हैं, उसके लिहाज से किसी मीडियम की परमिटिविटी कितनी ज्यादा है या कम है, वैसे कम होती नहीं है, ज्यादा ही होती है ऑलवेज, तो उस चीज को आप रिलेटिव परमिटिविटी के कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस कर देते हैं। मतलब इससे हमें आसानी हो जाती है कि फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उसके साथ कंपेयर करके हम बाकी चीजों की परमिटिविटी को बआसानी निकाल लेते हैं। इस चीज को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। एप्सिलॉन आर इज रिलेटिव परमिटिविटी, इट्स द रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी किसी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस के लिहाज से कितनी है, ये चीज आपको कौन बताएगा, रिलेटिव परमिटिविटी। फर्ज करें कि रिलेटिव परमिटिविटी 2 आ जाती, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि फ्री स्पेस की निस्बत उस मीडियम की परमिटिविटी जो है वो 2 टाइम्स है। अब हम अगर एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो दैट्स वेरी सिंपल, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा। अब ये चीज हमें बता रही है कि ये वैल्यू तो आपको हमेशा याद रहती है, इसके साथ आपने जस्ट रिलेटिव परमिटिविटी का एक नंबर मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास उस मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी जिसके अंदर आप फोर्स लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो यह डायरेक्टली आप एप्सिलॉन की जगह यहां पे फोर्स के फार्मूले में ही ये चीज लिख लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आई थिंक आपको ये चीज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो ये फोर्स है उस मीडियम के अंदर जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, उसको आपने एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई किया तो उस मीडियम की परमिटिविटी आ गई। अब एप्सिलॉन आर की वैल्यू याद रखना आसान होती है, ये आपके साइड टेबल के अंदर एक पूरे टेबल में डिफरेंट मटेरियल्स की रिलेटिव परमिटिविटी दी है। अब हर मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी ग्रेटर देन 1 ही होती है, तो ये रिलेटिव परमिटिविटी अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको दे दी जाएगी, तो आपने उस मीडियम की परमिटिविटी निकालना फिर आसान हो जाएगी, जस्ट एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अदरवाइज आपको हर मटेरियल की परमिटिविटी याद रखना जो था वो मुश्किल हो जाना था, तो ये हमारे लिए सहूलत एक बन गई। अब क्वेश्चन ये है कि मीडियम इंसर्ट करने से फोर्स कितने गुना बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो इस चीज का आंसर निकालने के लिए एक चीज तो मैं यहां पे वाज़ेह कर दूं कि एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। एयर या फ्री स्पेस के लिए 1 होगी, बाकी सब के लिए उससे ज्यादा होगी, तो इसका मतलब एप्सिलॉन आर डिवीजन में आ रहा है, तो फोर्स मीडियम के अंदर ये सारी चीज है एप्सिलॉन नॉट के लिहाज से, यानी फोर्स इन फ्री स्पेस। फोर्स इन फ्री स्पेस को एप्सिलॉन आर से डिवाइड करोगे तो फोर्स इन मीडियम मिल जाएगी,
तो मैं सिंपल मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख देता हूं, फोर्स इन दैट मीडियम दैट इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन निकल आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्ट ऑफ मीडियम क्या है? इफेक्ट ऑफ मीडियम है व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट बिटवीन टू चार्जेस द फोर्स विल बी डिक्रीज्ड। अब कितने फैक्टर्स है? बाय द फैक्टर ऑफ एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर से वो उस फैक्टर से ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की यहां पर एक और डेफिनेशन भी निकल आती है, दैट इज फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम। हम इसकी रिलेटिव परमिटिविटी की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज, ये डेफिनेशन आप लिख भी लीजिएगा अपनी बुक पे, रिलेटिव परमिटिविटी इज डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम टू द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, इट इज इक्वल टू द रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी को शो करेगा।